गुड मॉर्निंग सभी को, सुबह की नमस्ते, हरि हर। उम्मीद करते हैं कि आप मजे में होंगे। जनवाद में आपका स्वागत है। सविनय निवेदन है, यदि संभव हो तो आपका वीडियो ऑन रखें। चलिए, मध्य दर्शन प्रातः स्मरण कर लिया जाए, है ना। जो मैसेज भेजा गया है उसको पढ़ लेते हैं और शुरू करते हैं। ठीक है, आपकी भागीदारी को सुनिश्चित करें। होना और रहना, आज दो वस्तुओं पर बातें कर रहे हैं, होना और रहना। होना अस्तित्व में प्रकटन विधि से है ना। होना, इस शब्द को ध्यान दीजिए। बाबा जी जब दर्शन लिखते हैं, जब अपना जो उन्होंने 11 पुस्तकें खास तौर पर लिखी हैं, 11 पुस्तकों में बहुत सारी जगह बाबा जी ने लिखा है, ऐसा होता है, ऐसा देखने में आता है ना। ये बहुत सूक्ष्म कई बारी, और हमारी जो भाषा चलती है ऐसा होना चाहिए है ना। ये बिल्कुल दो अलग अलग बातें हैं, ध्यान से सुनिए, है ना। अनुमान लगाने का प्रयास कीजिए। होना अस्तित्व में प्रकटन विधि से है, अस्तित्व में होता है। अस्तित्व प्रयोजनशील है ना। शील शब्द जो है, शील का मतलब होता है, उसमें उसके अर्थ में निरंतरता को देखा जाता है। शील हो गया मतलब इसमें अब ये चीज निरंतरता में आ गई। अध्ययनशील मतलब अध्ययन में लगे हुए हैं, है ना। और कहाँ आप शील शब्द सुनते हैं, है ना। जहां पर भी सुनते हैं शील शब्द का अर्थ है अब ये निरंतरता में है। इसलिए इसमें उत्तरोत्तर विकास क्रम और जागृति क्रम का क्रमिक प्रकटन क्रमिक प्रकटन भावी है ना। इसी क्रम में पदार्थावस्था समृद्ध होने पर प्राण अवस्था प्रकट हुई। प्राण अवस्था समृद्ध होने के बाद जीव अवस्था प्रकट हुई। जीव अवस्था समृद्ध होने पर ज्ञान अवस्था अर्थात मनुष्य जाति प्रकट हुई। होने को चारों अवस्थाएं प्रमाणित करते ही रहते हैं। मानव में ही होने और रहने दोनों को प्रमाणित करने की बात रहती है। होने के अर्थ में अस्तित्व में सारा प्रकटन विकास क्रम, विकास और जागृति क्रम के स्वरूप में हुआ है। रहने का विकास मानव को ही करना है। ध्यान दीजिए, कह रहे हैं यहाँ, ये ध्यानाकर्षण है कि मानव में ही होने और रहने दोनों को प्रमाणित करने की बात रहती है। होने के अर्थ में अस्तित्व में सारा प्रकटन विकास क्रम, विकास और जागृति क्रम के स्वरूप में हुआ है। रहने का विकास मानव को ही करना है। होना, है ना, क्योंकि कल्पनाशीलता, कर्म स्वतंत्रता है, पूंजी के रूप में हमारे पास है चीज, है ना, उससे हम रहने का विकास करेंगे। होना सभी अवस्थाओं का कर्तव्य है। अस्तित्व में हर इकाई नियति क्रम में अपने प्रकटन के अनुसार अपने होने को प्रकटन करने के लिए बाध्य है। बाध्य का मतलब यहाँ पर ऐसा ना समझिए जैसे किसी को बांध के रख लिया गया और किसी ने बांध लिया, है ना। बाध्य का मतलब है ये स्वयं स्फूर्त होता है ना। यहाँ पर जब बाध्य शब्द को इस्तेमाल करते हैं, रहना मानव के जागृत होने पर ही प्रमाणित होता है। रहने का दृष्टा मानव ही है। रहना जानते कहाँ होता है? स्वभाव गति में। रहना कहाँ है? स्वभाव गति में। होने के प्रकटन क्रम में मनुष्य जाति इस धरती पर प्रकट हुई। मनुष्य के प्रकटन हेतु पिछली सभी अवस्थाएं संतुलन में रहीं। मनुष्य स्वयं असंतुलित होने के कारण पिछली सभी अवस्थाओं के साथ हस्तक्षेप किया, जिससे वे सभी विकृत हुए। जागृत मानव के साथ ही मनुष्येतर प्रकृति के संतुलित रहने की व्यवस्था है। मानव को छोड़कर मनुष्येतर प्रकृति के संतुलन का कोई अर्थ भी नहीं है। मानव से कम में संतुलन की संपूर्णता होती नहीं है। क्या बात है। पिछली अवस्थाओं के संतुलन का प्रयोजन मानव को ही प्रोजेक्ट करना था। मानव अपने प्रयोजन और इनके प्रयोजन को अब तक नहीं पहचाना, इसलिए जितना कुकर्म था, है ना, कुकर्म अर्थात खराब कर्म करना था सब कर दिया। प्रयोजन का स्वरूप चारों अवस्थाओं के साथ ही स्पष्ट होता है।
होने और रहने का स्वरूप मानव जागृति पूर्वक चारों अवस्थाओं के साथ सह अस्तित्व के स्वरूप में प्रमाणित करता है। जागृति अस्तित्व का प्रयोजन है। मानव ही जागृति के प्रमाण को प्रस्तुत करता है। बिना समझे तो प्रस्तुत कर नहीं पाएगा, है ना। चलिए, नए काफी सारे लोग जुड़ गए, फिर से सभी का स्वागत है। तो हमने इस बात को पढ़ लिया। अब मुझे आप लोग अपनी भागीदारी पूर्वक बताइए, क्या समझ में आया, होना और रहना क्या है। बताइए, विलास भाई, अलका दीदी, सुमन दीदी, सुषमा दीदी, जितने लोगों को मैं स्क्रीन पे देख पा रही हूँ उनके नाम ले रही हूँ, बाकी जिनके नहीं ले रही हूँ उनका स्वागत है ना। बताइए, होना और रहना आपके ध्यान में क्या बात आई। भले आप शब्द रिपीट करें, है ना, मुझे इस बात से कोई गुरेज नहीं। यहाँ पर हम क्या, वी आर बिल्डिंग द मसल। अभी हम जिस परिवेश में पले बड़े हैं ना, वहां पर हम बोलने वाला जो मसल है ना उसको डेवलप नहीं करते। कृष्ण भैया आ गए हैं, कृष्ण गोपाल भैया, देखना पड़ेगा मुझे, आ गए हैं तो बताइए क्या समझे, होना और रहना क्या है। बताइए भैया, भैया के लिए सबका हाँ, नमस्ते दीदी, नमस्ते सभी को। नमस्ते। मैं थोड़ा इसलिए वेट करता हूँ दीदी, बाकी लोग अगर जो नए जुड़े हैं वो बोल पाए, इसलिए। नहीं, वो आपका ठीक बात है, आप बोलिए, उससे आप भी जरा आह्वान करिए। देखिए, जनवाद मेरे अकेले का थोड़ी है। हाँ हाँ। हाँ, सबका है। बताइए। हाँ दीदी, होने को तो जो प्रकटन के रूप में बताया है हम्म और फिर चारों अवस्थाओं के साथ में बताया है, वो हम्म होना है। हम्म जिसको सहअस्तित्व के रूप में भी समझ सकते हैं। हाँ, सहअस्तित्व जो है होना है। और करेक्ट फिर भैया। मैं आपके साथ संवाद रूप में कुछ प्रश्न पूछूंगी ताकि सबको सहयोग हो। तो भैया ये बताइए, होना पूरा हो गया हमारा कि अभी होना बाकी है। होना पूरा हो गया दीदी। ठीक से ठीक, आगे बढ़िए। हाँ। और जो रहना है वो हमारे को, जो हम स्वभाव की जो बात कर रहे हैं हम्म या धर्म की बात कर रहे हैं। हम्म धर्म तो वैसे हैं, स्वभाव की ही बात कर रहे हैं बेसिकली यहाँ पर। हम्म तो स्वभाव में अभी हमारा होना नहीं हो पाया, स्वभाव में रहना होगा। तो स्वभाव की जब हम स्वभाव बात कर रहे गति हैं। में, मैंने जो शब्द बोला ना भैया, स्वभाव गति में, जी स्वभाव गति क्या है, आत्मा के अनुरूप ही स्वभाव गति है। जी जी। आत्मा अनुगामी जो बुद्धि है उसको स्वभाव गति कहा। हाँ, और ऐसा, वो बुद्धि रूप के। गुण स्वभाव धर्म वाला स्वभाव नहीं बोला यहाँ ठीक पर। बात है। हाँ ठीक, हाँ। हाँ। आत्मा से जो गाइडेड है बुद्धि, और बुद्धि हम्म से गाइडेड जो चिंतन है, हम्म, उसी का हम बोल रहे हैं स्वभाव गति में। सटीक जी सटीक। बहुत बढ़िया, है ना। तो देखिए, अनुभव की रोशनी अब हमको प्राप्त है। उस रोशनी में समझदारी पूर्वक चलते हुए, व्यवस्था में जीते हुए जागृति का प्रमाण आ जाएगा, है ना। हाँ और जो दीदी, और नियति, हम यहाँ पर फिर नियम त्रय की बात भी रख सकते हैं दीदी। करेक्ट, वेरी गुड, हाँ बताइए। हाँ, तो नियम त्रय जो है, बौद्धिक नियम, सामाजिक नियम और प्राकृतिक नियम। हम्म तो ये अभी हमारे को ज्ञात हो गया है हम्म बाबा जी के अनुभव की रोशनी में। जी, तो अब अगर हम नियम पूर्वक जीते हैं हाँ, तो धीरे धीरे हम भी प्रामाणिक होते जाएंगे और अनुभव तक पहुंचेंगे। बहुत बढ़िया। नियम त्रय में जीना ही रहना को प्रमाणित करना है, यही रहना है। जी जी। सटीक। ठीक है, सभी को मजा आया तो बताइए। देखिए, एक दूसरे हम बात करते हैं तो सहयोगी हो जाते हैं, और क्या है, वरना यहाँ कौन सा संबंध प्रमाणित कर रहे हैं, है ना। सटीक। ठीक है, बात पकड़ में आ गई। चलिए, तो सभी लोग भागीदारी करिए, है ना, भागीदारी को करना सीखिए। थोड़ा थोड़ा दिक्कत होती है, मुझे पता है, मैं खुद उस दिक्कत से गुजरी हूँ। कई साल मैं सोचती रही मैं बोल क्यों नहीं पाती हूँ। मैंने कभी नहीं बोला किसी ग्रुप में, मैंने कभी कुछ लिख भी नहीं पाई, कभी अनुमोदन भी नहीं कर पाया। हमको लगता था हमें पता है कि नहीं पता, हम किस बात का अनुमोदन कर रहे हैं, है दीदी, ना। दीदी यहाँ हाँ, पर जब भागीदारी करते हैं ना, तो भागीदारी करते हुए मुझे जो समझ में आया, हमारी समझ भागीदारी से ही बढ़ती है, केवल पठन से या श्रवण से नहीं बढ़ती है। धन्यवाद। क्योंकि अभी जब आपने मुझे पूछा तो मुझे और स्पष्टता बनी, और बात को रखने के लिए मेरे अंदर एक ब्रेनस्टॉर्मिंग भी होती है साथ में। पुराना जो भी हमने समझा है उसको ला करके ही बोलना होता है। तो उससे हमारा ही जो भागीदारी है वो भी एक तरह से देखें तो स्वयं के लिए ही हो रही है, और बाकी को तो नेचुरल उसमें आउटकम में वो होता ही है। पर हम्म भागीदारी से हमारी स्पष्टता बढ़ती है। मैं तो ये समझ में आता है। सटीक है, एकदम सटीक है। देखिए, एक सार्थक जनसंवाद को कर पाना, है ना, और इस बात को समझ पाना जो कृष्ण भैया ने बात कही है, ये मैंने अपने, ये मैं आपके साथ हूँ इस बात में, कि जब हम बोलना शुरू करते हैं ना, जब वो चीज निकल जाती है ना हमारे अंदर से, तो आगे का कुछ ऐसा लगता है, अरे ये दिखने लग गया, अरे ये जुड़ गया।
ऐसा भी होता है, मेरे साथ भी होता है, कृष्ण भैया तो कह ही रहे हैं, आपके साथ भी होगा, इसको ट्राई करके देखिए, है ना। और जनवाद जो है ना, सार्थक जन संवाद हम कर पाए लक्ष्य के अर्थ में, मूल्य के निर्वाह पूर्वक, विश्वास पूर्वक, है ना, अपनी बात को रख पाना, है ना। एक देखिए, मानव व्यवहार दर्शन में एक शायद अध्याय 2 है, और अध्याय 2 का आखिरी अनुभूति, उसमें 3 ही अनुभूतियां हैं जहां तक। तो कृतज्ञता, वो लिखते हैं मानव के व्यवहार जो है ना, वो 2 ही तरीके से होता है, या तो कृतज्ञता या तो कृतज्ञता, है ना। और यदि जब तक ये विश्वास नहीं बनता है ना, जब तक कहीं ना कहीं हमको ये नहीं आता कि यहाँ से हमको कुछ मिल रहा है, या हमारी कुछ आगे की गति में यहाँ से कुछ हमको मतलब कहते हैं ना, कृतज्ञता का मतलब क्या, तो जिससे हमको सहयोग मिला, पूर्णता के अर्थ में जिससे भी सहयोग प्राप्त हुआ, उसके प्रति एक ज्ञापन क्रिया, है ना, ये जो ज्ञापन क्रिया है, तो ये जब तक नहीं होता, और मूल्यों के साथ ही सीखना समझना होता है, बिना मूल्यों के ना फिर वितंडावाद हो जाता है, फिर जो है वो फिर वो एक अलग ही कहानी चलती है ना। तो सार्थक जनसंवाद, ये बहुत, ये तो अभी हमें सीखना है ना। ऐड करिए, है ना, एक एक दूसरे के सहयोगी होइए। देखिए, अभी भाषा का भी विकास बहुत आवश्यक है, अभी हम लोग कर नहीं पाते, भाषा का जो भाषा के रूप में एक अपनी बात को ढंग से रखना, वो हमको नहीं आता है ना। विश्वास पूर्ण भाषा को नहीं रख पाते। मेरी बात कितने लोगों को पकड़ में आ रही, मेरी बात से सहमत है, सुन रहे हैं मेरी बात, सुन रहे हैं। हमें कैसा पता चले, केतन भाई सुन रहे हैं, सुमन दीदी सुन रही हैं, ठीक है, अनुमोदन, हाँ, संबोधि भी सुन रही हैं, ठीक है, धन्यवाद। चलिए, तो फिर हम लोग पठान, मितेश भाई भी सुन रहे हैं, एक अनिराजा भैया भी सुन रहे हैं, ठीक, सुन रहे हैं। देखिए, श्रवण जो है ना, प्रथम चरण है समझ का, श्रवण ही नहीं है, ठीक है, तो समझ कहाँ पहुंचेंगे, है ना। हाँ, श्रवण प्रथम चरण है समझ का, ये तो गाना बन गया, गीत बन गया। आज प्रफुल्ल भैया नहीं आए हैं, कल बहुत अच्छी 3 कविताएं उन्होंने भेजी मुझे, है ना। चलिए, एक दिन काव्य सम्मेलन तो बनता है, किसी शुभ दिन रख लेंगे जनवाद में काव्य सम्मेलन का आमंत्रण। चलिए, ठीक। तो पठन को शुरू करते हैं। विकास का अर्थ क्या होता है, यहां से शुरू करते हैं ना। विकास का क्या अर्थ होता है, आप ही सोच लीजिए। भय और प्रलोभन से हर मानव छूटना चाहता है, ये नियति सहज है। ये नियति सहज मतलब स्वयं स्फूर्त बात है ना, ये अपने आप आपके अंदर रखा हुआ है। इससे मानव का भी कल्याण है, नैसर्गिकता का भी कल्याण है। कल मैंने नैसर्गिकता शब्द को, जिन लोगों को हिंदी थोड़ी कठिन लगती है, बताइए नैसर्गिकता का मतलब क्या बताया था, या आप क्या समझे, ये बताइए, बताइए नैसर्गिकता का अर्थ। टिब्रेवाल भैया, हमारी स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा है, बताइए नैसर्गिकता का अर्थ क्या है। परेश भाई दिख रहे हैं, कमलेश भाई दिख रहे हैं, सुमन दीदी, गणेश भाई, हाँ भैया बताइए परेश भाई। नैसर्गिकता का अर्थ है नेचुरल, जो कुदरती है, जो अस्तित्व में है। सटीक, ठीक है, बहुत बढ़िया। नैसर्गिकता का भी कल्याण है ना, नहीं तो छूट नहीं पाएंगे इन सब चीजों से। इस तरह प्रयोजन के आधार पर संबंध है ना। अब देखिए, अभी हम बात भी कर रहे थे, प्रयोजन क्या है, तो समाधान, समृद्धि, अभय, सह अस्तित्व, यही प्रयोजन है ना। इसके लिए प्रक्रिया है व्यवस्था में जीना। तो देखिए, होना रहना के रूप में भी यदि देखते हैं इसको, यदि क्या इसको देखना ही है ना, तो होना के रूप में तो हम हो गए, है ना, और प्रयोजन के रूप में ही होना है, आगे जो रहना है वो प्रयोजन के साथ ही प्रमाणित होना है। तो मानव लक्ष्य और प्रयोजन सेम ही है ना। देखिए, शब्दों को अब धीरे धीरे, जो लोग लगातार अध्ययन में जुड़े हैं, और मैं जानती हूँ अधिकतम लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, तो शब्दों को सिंथेसाइज करिए। सिंथेसाइज मतलब एक निग्रह बिंदु पर एक चीज में वो कनेक्ट होने लगेगा धीरे धीरे। तो मानव लक्ष्य और ये जो प्रयोजन है ना, नियति का पूरा प्रयोजन एक ही है। प्रयोजन समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व है। इसके लिए प्रक्रिया है व्यवस्था में जीना, स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेस है ना, प्रक्रिया है एक,
व्यवस्था में जीने का मतलब है कि पांचों आयामों में भागीदारी करना। 5 आयाम क्या है? इस शब्द को देखिए, 5 आयाम, है ना? शिक्षा, संस्कार, न्याय सुरक्षा, स्वास्थ्य संयम, उत्पादन कार्य, विनिमय कोश। मनुष्य जितना अधिकतम कोई कार्यक्रम बना सकता है, जितना कार्य करता है, वो सब इसी की रेंज में आ जाता है ना? इससे अधिक कोई रेंज मैंने तो ढूंढा, जब हमें जब पहली बार जीवन विद्या परिचय शिविर में ये प्रस्ताव रखा गया, तो हम सोचते रहे, एक एक काम को हमने सोचा कि ये किस रेंज में पड़ेगा, ये किस रेंज में पड़ेगा। तो ये 5 आयाम में ही ढूंढ पाए, इससे आगे ढूंढ नहीं पाए। आप भी ढूंढने का जोर लगाइए, है ना? इस विधि से हम परिवार में, व्यवस्था में जीने से, पांचों आयामों में भागीदारी करने से समग्र व्यवस्था में भागीदार होते हैं। देखिए, मैं आपको डेट बताती हूँ। कल ही हम लोगों ने निष्कर्ष निकाला ना कि आज से 2 हफ्ते बाद से हम लोग 10 सोपानीय परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था, और इसके लिए हम वरिष्ठ प्रबोधकों को आमंत्रित करने वाले हैं। अभी बात नहीं हुई है, लेकिन 10 सोपानीय परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था क्या है, इसको समझाना है। तब तक उम्मीद करते हैं किताब पूरी हो जाएगी, जो कि काफी स्लो चल रही, पर ठीक है ना? पर हम सबकी एक, मुझे लगता है, सुनने की और समझने की एक स्थिति बनी हुई है, तो हम उसको सुनेंगे। संडे को प्रस्तावित है, संडे वाले दिन में सुबह से बैठ के सुनेंगे अपन, है ना? 2-3 घंटे का कार्यक्रम रखा जाएगा, 2 घंटे 3 घंटे का करीब। इस विधि से हम परिवार में, पहली बात परिवार आई, क्यों? क्योंकि व्यवस्था की प्रथम जो इकाई है वो क्या है? परिवार है ना? जो पहला गठन है मानवों का, वो परिवार के स्वरूप में है। यह भी नियति सहज है। व्यवस्था में जीने से, है ना, आगे व्यवस्था समाज के रूप में व्यवस्था है ना? अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था है, इस तरीके से आगे व्यवस्था है। इसमें जीने से और पांचों आयाम में भागीदारी करने से, जो 10 सोपानीय परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था का मॉडल है ना, उसमें एक एक सोपान, सोपान मतलब सीढ़ी, टियर, है ना? एक एक स्टेप में पांचों आयाम है, और ये पांचों आयाम एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। जब मैं इसको कल्पना करती हूँ, तो वो जो झूमर आपने कभी देखा है? झूमर जो होता है ऊपर लगाते हैं, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं पता नहीं, शैंडेलियर, है ना? आई थिंक, हाँ। तो वो मुझे वैसा कुछ वो फ्लैश होता है मेरे दिमाग में कि सब 5 कड़ियों से ऐसे कनेक्टेड है ना, और सभी व्यवस्था में भागीदारी पूर्वक है। इस तरह से मानव के लिए निरंतर उमंग, खुशहाली, अटूट साहस बन जाता है। न्याय के बाद आता है धर्म। धर्म का मतलब अनुभव, प्रमाण, बोध, जो बुद्धि में होता है, अर्थात समाधान, है ना? धर्म का मतलब अनुभव, प्रमाण, बोध, जो बुद्धि में होता है, अर्थात समाधान। समाधान का मतलब ही मानव धर्म है ना? सर्वतोमुखी समाधान बराबर सुख, है ना? इसको इस तरीके से भी कनेक्ट करते हैं। समाधान, है ना, क्या है? तो धर्म का मतलब अनुभव, प्रमाण, बोध, जो बुद्धि में होता है। व्यवस्था में जीना ही मानव धर्म है, यही अभ्युदय है। सुनिए, व्यवस्था में जीना ही मानव धर्म है, मतलब मानव व्यवस्था में जीकर ही सुखी होता है। साधारण शब्दों में यही क्या है? अभ्युदय है। अव्यवस्था में मानव जीता है तो समस्या से ग्रसित हो जाता है। व्यवस्था में जब जीता है, समाधानित रहता है। इसी आधार पर हम ये बात कह रहे हैं कि आगे मानव संतानें जब व्यवस्था में जिएंगी, जीने के फलस्वरूप ही समाधानित रहेंगी, है ना? आदमी समस्या ग्रस्त रहना चाहता नहीं है, अतः आदमी समाधानित रहना चाहता है। समाधान बराबर सुख, मानव सुख धर्मी है। समस्या बराबर दुख, समस्या को आदमी चाहता नहीं है। भय और प्रलोभन के आधार पर समाधान होता नहीं है, और सारा संसार तुला हुआ है कि भय और प्रलोभन के आधार पर समाधान हो जाए। ये बहुत एक बढ़िया सेल्फ चेक पॉइंट है। कल मैंने एक छोटा सा आपको उदाहरण दिया था अपने भीतर, है ना? जब हम कभी हिलते डुलते हैं ना, हिलना डुलना सबको पता चलता है कि मैं इस पॉइंट पर हिल डुल रहा हूँ, है ना? इस पर्टिकुलर स्थिति में मेरी भाव भंगिमा, चेहरे का रंग उड़ रहा है, या हम ठीक से प्रस्तुत नहीं हो पा रहे हैं। वो सारी जगह पर एक चेक पॉइंट रखा जा सकता है कि मैं किस वृत्ति से या किस बात से, किस प्रवृत्ति से गाइडेड रहा इस पर्टिकुलर मुद्दे पर। यदि भय और प्रलोभन के आधार पर आप कभी भी गाइडेड होते हो ना, वहां से समाधान होता नहीं, और आप उस जगह समस्या में फंस जाते हैं। कंक्लूड होने का बड़ा सुंदर मुद्दा है ये।
और फिर आप खुद ही एक चेहरे पर स्माइल आ जाती है और आप कहते हैं भैया निकलो यहाँ से बाहर। भय और प्रलोभन के आधार पर व्यवस्था को समीकरण करने के लिए, मुझे लगता है मैं पीछे से पढ़ने लग गई थी क्या आज फिर से। भय और प्रलोभन के आधार पर व्यवस्था को समीकरण करने के लिए हम आज भी शिक्षण प्रशिक्षण करते हैं, जबकि इससे व्यवस्था हो नहीं सकती। कहीं एक जगह पर भय और प्रलोभन के आधार पर कुछ बनता है तो उसी क्षण से उसके टूटने का कार्यक्रम शुरू हो जाता है। अतः मूल्य और मूल्यांकन के आधार पर ही व्यवस्था होगी। परिवार व्यवस्था, प्रौद्योगिकी, प्रशासन, राज्य व्यवस्था, सभी स्तर पर व्यवस्था इसी विधि से होगी। व्यवस्था का मतलब यही है मानव अपनी प्रामाणिकता को प्रस्तुत कर सके, न्याय का निर्वाह कर सके और व्यवस्था में भागीदारी कर सके। मुझे याद आया कि हम लोग कल ये सब पढ़ चुके थे। चलिए तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं जल्दी जल्दी। परिवार में हर आदमी में, हर बच्चे में समझदारी का सूत्र देना ही शिक्षा संस्कार व्यवस्था है। शुरुआत कहाँ से है? परिवार के हर एक आदमी से, हर एक बच्चे से, है ना। तो परिवार में हर आदमी में, हर बच्चे में समझदारी का सूत्र देना ही शिक्षा संस्कार व्यवस्था है। इसलिए दो बातें हैं, जीवन विद्या एक तो योजना है, दूसरी योजना जो है वो शिक्षा संस्कार योजना बच्चों के लिए भी है ना। तो एक तो बच्चों के लिए कंटेंट डिजाइन कर रहे हैं अभी की स्थिति में, और दूसरा जीवन विद्या योजना के माध्यम से लोगों तक ये बात को प्रस्तावित किया जा रहा है ना। तो कई देखिए ये सहमति तो सबकी बनती है, स्वीकृति सबकी नहीं बनती ऐसा जीने के प्रति, पर सहमति तो इस प्रस्ताव को लेके जाते हैं तो अधिकतम लोगों में एक सहमति के रूप में बात आ जाती है। तो कई बारी वो पीढ़ी नहीं जी पाती, लेकिन आगे जब हम कोर्स कंटेंट सिलेबस में इन चीजों को डाल देते हैं तो आगे की पीढ़ी समझने के फलस्वरूप जीना बनता है। ठीक, इसे समझदारी का लोक व्यापीकरण करना भी कह सकते हैं। पहले आपको बताया दर्शन, दर्शन के बाद विचार, विचार के बाद शास्त्र और शास्त्र के बाद योजना, है ना। ये एक अध्ययन का क्रम भी है ना। दर्शनों को पढ़ लीजिए, दर्शन के बाद आप विचार के रूप में पढ़ लीजिए, विचार के बाद शास्त्र और शास्त्र के बाद योजना। ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है ना। यहाँ से शुरू किया, समझने से शुरू किया और इम्प्लीमेंटेशन पे एंड किया, है ना। तो योजना क्या है? इम्प्लीमेंटेशन का जो कार्यक्रम है वो योजना है। योजना में योजना में एक है जीवन विद्या योजना, जिसमें मानव परिवार मानव चेतना संपन्न होने के लिए पूरी गुंजाइश है। तो पुस्तक के रूप में जो है वो है संविधान सूत्र व्याख्या, और योजना में जो इम्प्लीमेंटेशन में यहाँ पर देख रहे हैं तो मैंने जैसे बताया जीवन विद्या योजना, जिसमें मानव परिवार मानव चेतना संपन्न होने के लिए पूरी गुंजाइश है ना। इस समझ से आदमी परिवार में व्यवस्था के रूप में जी सकता है। दूसरी योजना है मानवीय शिक्षा संस्कार का मानवीकरण, है ना। इसमें बच्चों के लिए व्यवस्था है। ऐसी शिक्षा को हम एक स्कूल में प्रयोग किए, यह 5 वर्ष का अनुभव है। जीवन विद्या के आधार पर शिक्षा का मानवीकरण करने गए, उसका क्या प्रभाव पड़ा वहां देखा गया। लोग कहते रहे हैं कि विद्यार्थियों के ऊपर वातावरण का प्रभाव पड़ता है, जिसे हम नकारते रहे। यदि वातावरण का प्रभाव पड़ता तो हम अनुसंधान कैसे कर पाते? क्या बात है ना। इस स्कूल से यह प्रमाण मिलने लगा है कि बच्चों का प्रभाव परिवार एवं उनके परिवार वालों का प्रभाव वातावरण पर पड़ने लगा है। क्या बात है ना। इस बात की महिमा को समझिए। कह रहे हैं कि हम सारी जो जिम्मेदारी है ना वो वातावरण के ऊपर डाल देते हैं, है ना। लेकिन बाबा जी कह रहे हैं हम इसको नकार रहे हैं। हम कह रहे हैं कि भाई मनुष्य का प्रभाव वातावरण पर पड़ता है। वातावरण का प्रभाव मनुष्य पर मतलब सहयोगी तो रहता ही है, लेकिन पूरी तरह नहीं पड़ता, है ना। मानव जो है ना, वो उससे अधिक विकसित है इस स्वरूप में, उसका प्रभाव वातावरण पर पड़ता है। इस बात पर आप सभी का क्या कहना है बताइए। वातावरण का प्रभाव आपको क्या लगता है, हम पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है या हमारा प्रभाव वातावरण पर पड़ता है, या ये दोनों बातें सत्य हैं? बताइए, थोड़ी चर्चा हो जाए। हाँ केतन भैया बताइए। जो वातावरण का हम पे प्रभाव पड़ता है, लेकिन हमारा प्रभाव वातावरण पे ज्यादा पड़ता है। थोड़ा एग्जांपल दीजिए। हाँ, कि जैसे किसी ने मुझे बोला, कोई अपशब्द बोला, अच्छी बात बोली या
खराब बात बहुत बोली, लेकिन वो बात को मैं कैसे सुनता हूँ, उसका अर्थघटन कैसे करता हूँ, और फिर ही मेरी जो समझ है या मान्यता है उसके आधार पे मैं उसको अर्थ देता हूँ, और फिर उसके बेस पे मैं प्रतिक्रिया या प्रतिभाव करता हूँ। तो कैसे अच्छे से प्रस्तुत होता हूँ या फिर बुरे से उसको मैं हैंडल करता हूँ। तो उस तरीके से वातावरण में तो सभी घटनाएं होती रहती है, लेकिन जैसा मेरा अंदर की सोच है, मेरे अंदर का जो वातावरण है, उसी से पूर्वक मैं बाहर प्रस्तुत होता हूँ। बहुत तो उस बढ़िया। तरीके से हम लोगों को भी समझ सकते हैं, आजू बाजू जो हमारे साथ जो लोग होते हैं या तो परिस्थिति है, सबको समझ सकते हैं, उसमें बदलाव के लिए कुछ कर सकते हैं। सटीक है ना। इस सर, बात को थोड़ा और आगे धन्यवाद दीदी। बढ़ाइए। हाँ जी, इस बात को थोड़ा और आगे बढ़ाइए, दूसरे लोग भी जोड़िए इसमें। दीदी, जैसे मैं एक उदाहरण से रखता हूँ। हाँ देखिए। हाँ, जैसे अभी हम जो भी परिवर्तन देख रहे हैं वो ज़्यादा बाहरी वातावरण में टोबैको प्रोडक्ट्स हैं या अल्कोहल प्रोडक्ट्स हैं, उनका प्रचलन बढ़ रहा है। लेकिन अगर हमारे अंदर एक समझ है, ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये हमारे पोषण के अर्थ में नहीं है, स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हैं। अगर ये हमारी समझ में आता है तो फिर हम उन चीज़ों का प्रयोग नहीं करते हैं। तो समझ अगर हमारे अंदर है तो फिर हम वातावरण निर्मित करते हैं। तो बहुत बढ़िया। हमारा प्रभाव वातावरण पर ज़्यादा पड़ता है, पर वो फिर ओवरऑल जो हम जिस तरह से जी रहे हैं वैसे वातावरण बन गया है, तो फिर परंपरा में वो चीज़ें बहुत इजीली लोग अडॉप्ट कर लेते हैं। तो अगर हम लोग समझ के साथ जी रहे हैं तो फिर परंपरा भी वैसी बनेगी, परंपरा वैसी बनेगी तो वातावरण भी वैसा बनेगा। तो हमारा प्रभाव वातावरण पर पड़ रहा है, लेकिन वातावरण बन जाता है तो उसका प्रभाव फिर पड़ने लगता है। बहुत बढ़िया। इसको और उठाइए, व्यक्ति से परिवार, परिवार से समाज, समाज से राष्ट्र, राष्ट्र से अंतरराष्ट्र तक। इन स्थितियों में जरा इसको उठाइए, इस एग्जाम्पल को। आप लोग जब भी अन्य प्रबोधकों को भी सुनते हैं, है ना, उठाइए इसको, इस चीज को। एक व्यक्ति से आपने उठाया पहले, है ना, फिर थोड़ा परिवार के स्तर पर ले गए, और उठाइए परिवारों की परस्परता में क्या प्रभाव होते हैं, इसी तरह से अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था में क्या प्रभाव होते हैं। सबने सुना रेक योर ब्रेन्स, है ना। उठाइए इस चीज को। मैं चलिए एक आपके लिए मैं उठा देती हूँ, आप लोग भी सोचिए। अखंड समाज सार, देखिए सुख जो है ना एक वैचारिक तथ्य है ना, ऐसा लिखा हुआ है। आज सवेरे ही सुन रही थी मैं, किसमें था, मुझे लग रहा है मानव व्यवहार दर्शन में था शायद, है ना, या अभ्यास दर्शन में था, भूल गई मैं। सुख जो है वैचारिक एक तथ्य है ना, मतलब सर्वतोमुखी समाधान संपन्नता, मतलब मेरे भीतर ये समझ है, समझ पूर्ण होने के फलस्वरूप जो मेरा वैचारिक रूप से जीना है ना, वो अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था तक सूत्रित होता है, जिसके फलस्वरूप है ना हम अनन्यता में जी पाते हैं, है ना, या प्रेम पूर्वक जी पाते हैं। तो देखिए किसी समय यथास्थिति होती है, अभी जैसे बहुत सारी चीजों का वातावरण नहीं बना है, तो हम वातावरण को बनाने में अपना तन मन धन लगाने लग जाते हैं। इस तरीके की बहुत सारी समझें स्पष्ट होने के फलस्वरूप कोई व्यक्ति आज नहीं सुन रहा है तो उससे बहुत प्रभावित नहीं होते हैं ना, अन्यथा में ये होने लगता है कि हमारे परिवार में लोग कैसे सुने, हमारा भाई नहीं सुन रहा, हमारी बहन नहीं सुन रही, हमारा तो मोहल्ला ही खराब है। व्यवहार दर्शन अध्याय 5। धन्यवाद। सुख जो है वो एक वैचारिक तथ्य है। हाँ, ये मुझे भूल जाता है कहाँ पढ़ के आए रेफरेंसेस, मेरे को सीखना है मम्मी से, है ना, ये एक उनके अंदर खास बात है। तो अभी क्या होता है कि हम देख पाते हैं, बिल्कुल स्पष्ट देख पाते हैं कि ये व्यक्ति कहाँ खड़ा हुआ है और कहाँ अड़चन है ना। जैसे कोई व्यक्ति कहते हैं जी व्यवस्था नहीं, हम कैसे जी, हमारे पास तो वातावरण ही नहीं है। तो हम ये समझ पाते हैं ये व्यक्ति जो भी कह रहा है, इसको ये अपनी जो भी इसकी स्थिति उसमें वातावरण की डिमांड कर रहा है, और उस वातावरण उसको हम अभी भी निर्वाह कर पाते हैं किस रूप में। हम कहते हैं जी वातावरण बनाने के लिए अपना जोर लगाएं, है ना। तो इस प्रकार से निर्वाह होता है। बाबा जी ने पुस्तकें लिख करके इतना सारा कंटेंट जो क्रिएट किया, इसके फलस्वरूप हमको सही, हम तो नहीं मिले बाबा जी से, मैंने देखा नहीं, लेकिन वो हमारे लिए सहयोगी हैं, हम परम कृतज्ञ हैं उनके प्रति, है ना। और चूंकि जीवन नित्य है तो हम नित्यता में ही रहेंगे उनके प्रति कृतज्ञ, है ना। मुझे लगता है हम सभी रहेंगे। क्या बात है ना, क्यों, क्या कहना है आपका, ऐसा है कि नहीं है। तो इस
तरह से हमारी अभिव्यक्तियां होने लगती हैं, है ना। हम उस स्तर पर अभिव्यक्त होने का प्रयास करने लगते हैं, और ऐसा आप सब इस चीज को अनुभव में आएगा आपके। आप बताइए, देखिए मैंने आपके लिए थोड़ा सा खोलने का प्रयास किया, कुछ कुछ पॉइंट्स दिए, है ना। चलिए बताइए, और कैसा होगा, परिवारों की परस्परता में कैसे देखेंगे, सोचिए, लगाइए दिमाग। अनुमान क्षमता ही दर्शन क्षमता है, दर्शन बिना अनुमान के नहीं होगा। दौड़ाइए कल्पनाशीलता, परिवारों की परस्परता में कैसे ये चीजें होती हैं। बताइए सुमन, हाँ बताइए कृष्ण भैया, हाँ आपने ऑन किया। हाँ दीदी, मूल्यों का जो निर्वाह है वो सबसे पहले परिवार में ही हो पाता है। और मूल्यों के निर्वाह के साथ समझ का कार्य भी परिवार में होता है। और फिर परिवार में हर मानव जब स्वायत्त मानव की तरफ अग्रसित होता है या स्वायत्त मानव बनता है, तो ऑटोमेटिकली समृद्धि संपन्नता होती है। तो ये समृद्धि संपन्नता है वो परिवार में हो पाती है। फिर हम इसको इस तरह के जब परिवार मिलकर के जब समाज का निर्माण करते हैं, तो वहां भी मूल्यों का निर्वाह करते हुए जो समृद्धि सुलभता है, फिर वो समाज में जाके एस्टेब्लिश होती है। तो एक बार न्याय। एक समाज में एस्टेब्लिश होती है सुलभता, तो फिर समाज में अभय एस्टेब्लिश हो जाता है, फिर किसी को भय नहीं रहता है, क्योंकि समृद्धि सुनिश्चित हो गई और उसकी सुलभता भी हो गई। सुलभता होने के बाद, सुलभता नहीं है इसीलिए हमारे भीतर ये भय बना रहता है, तो अभय वहां पर प्रमाणित हो जाता है समाज के अंदर। हाँ, परिवारों की परस्परता में, है ना, हम क्योंकि हम उत्पादन कार्य अकेले में तो नहीं कर लेंगे, है ना, परिवार चाहिए हमको, तो यहाँ पर ये घटनाएं शुरू हो जाती हैं। विश्वास पूर्वक हम बहुत सारे संबंधों में निर्वाह करते हैं। वहां देखिए परिवारों की परस्परता में कौन से संबंध है, चलिए नाम बताइए। देखिए परिवारों में माता पिता संबंध है, भाई बहन संबंध है ना। गुरु शिष्य संबंध कहाँ है, परिवारों में या परिवारों की परस्परता में। पति पत्नी संबंध कहाँ है, परिवारों की परस्परता में या अपने ही परिवार में। और क्या बचा, साथी सहयोगी संबंध देख लीजिए। और क्या बचा, गुरु शिष्य बोल दिया, पति पत्नी बोल दिया। मित्र मित्र संबंध कहाँ है, बताइए। चलिए सारे लोग बताइए, परिवारों की परस्परता में कौन कौन से संबंध है, बताइए, कौन बताएगा। रश्मि दीदी बताइए, परिवारों की परस्परता में कौन कौन से संबंध है। अभी तो सुना, अभी तो मैंने बता दिया। दीदी साथी सहयोगी सभी, मुझे तो लगता है सभी संबंध, सिर्फ एक भाई बहन संबंध को छोड़ के बाकी सभी संबंध परिवार की परस्परता में है। और ऐसे तो देखा जाए भाई बहन संबंध भी सभी परस्परता में भी है ही है। तो संबंधों का निर्वाह तो परिवार से लेके एक अखंड परिवार समाज के तक ही गठन है। के बाद उसको देखिए, है ना, देखिए परिवारों की परस्परता में ही एक परिवार का गठन होता है, इसको भी देखिए। जैसे अगर परिवारों की परस्परता ना हो तो ये पति पत्नी कहाँ से आएंगे, अलग अलग परिवार से आए ना। बात मेरी पकड़ में आ रही है, आ रही है तो भाई अनुमोदन कीजिए, हाँ आ रही है। बाकी लोग तो परिवारों की परस्परता में लोग आए और उसके बाद उन्होंने एक परिवार बन गया, है ना, एक गठन हुआ जिसके फलस्वरूप शादी संबंध और क्या है ना। तो यहाँ पर एक परिवार का गठन हुआ जिसमें बच्चे होते हैं तो वो भाई बहन संबंध में रहते हैं, है ना। तो माता पिता भाई बहन संबंध इस प्रकार से परिवार में है। इसके बाद अब अलग फिर देख रहे हैं तो परिवारों की परस्परता में क्या, बच्चा खेलेगा कूदेगा, मित्र मित्र संबंध, इस तरीके से यहाँ पर देख रहे हैं, है ना। अन्यथा में अगर आप देखेंगे तो आपको सब एक दूसरे से जुड़े हुए दिखाई पड़ेंगे, है ना। जब विश्लेषण कर रहे हैं तो उस समय पर देख रहे हैं। हाँ सुमन दीदी कह रही मित्र मित्र, साथी सहयोगी, गुरु शिष्य, पति पत्नी संबंध, ये आपको परिवारों की परस्परता में डिपेंड होना पड़ेगा। विश्वास पूर्वक ही ये सब बातें बढ़ेंगी आगे, है ना, मूल्यों के निर्वाह के साथ ही आगे बढ़ेंगी, अन्यथा में अभय स्थापित नहीं होगा। छोटा सा उदाहरण ना, हमें अपनी बिटिया की शादी करनी होती है, कितना छानबीन, है ना, कि परिवार कैसा है, कितनी चीजें आप करते हैं कि नहीं करते हैं, है ना। मैं सब कुछ कहना नहीं चाहती हूँ, आप दौड़ाइए दिमाग। क्यों, क्योंकि हमें अभय नहीं है, फिर भी कुछ ना कुछ गड़बड़ निकल ही आती है ना। लोग कहते हैं पहले पहले तो इतना अच्छा दिखाया, बाद में ऐसे जा करके निकले। ठीक है, चलिए
तो मुझे लगता है ये बात पहुंच रही है। हर एक जो वस्तु है उसको थोड़ा सा फैला के देखिए ना, व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतरराष्ट्र तक, है ना, अनुभव, विचार, व्यवहार, कार्य तक, है ना, शिक्षा, संस्कार, न्याय, व्यवस्था, इस तरीके से हर एक जगह कनेक्ट करके देखने का अभ्यास हमें करना है। चलो भाई, पढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। तो यदि वातावरण का प्रभाव पड़ता तो हम अनुसंधान कैसे कर पाते, है ना। वातावरण जो रहता है वो अभी तक मानव परंपरा में जो हुआ उस रूप में, वातावरण के रूप में मानव को एक पूरी सिंथेसिस उपलब्ध रहती है, उसके आगे का अनुसंधान मानव कर लेता है। इस स्कूल से यह प्रमाण मिलने लगा है कि बच्चों का प्रभाव, है ना, परिवार एवं उनके परिवार वालों का प्रभाव वातावरण पर पड़ने लगा है ना। थोड़ा जो अधिक विकसित होता है वो प्रभाव डालता ही है। बच्चे जीवन के रूप में अपने को पहचानने लगे और व्यवस्था में जीना अति आवश्यक है, इसे स्वीकारने लगे। इसके फलस्वरूप बहुत से बच्चे टीवी, व्यर्थ वार्तालाप आदि में अरुचि दिखाए जाने वाले चीजों का मूल्यांकन करने लगे, है ना। हम आप भी करने लगे हैं ये तो, और यह सब निस्सार है ऐसा समझने लगे। साथ ही गांव में एक परिवार में दूसरे परिवार के साथ बैर भाव था, मारपीट, मुकदमा होता था, वह भी धीरे धीरे शमन होने लगा। अब उन गांवों में मेरी जानकारी के अनुसार झगड़ा झंझट कम हो गया है। इसी को हम कहते हैं बच्चों का आचरण रूपी वातावरण का प्रभाव पड़ा, और इसी के अनुसार हम कहते हैं इस शिक्षा में दम खम है। शिक्षा के मानवीकरण में हम विज्ञान के साथ चैतन्य पक्ष का अध्ययन कराएंगे। चैतन्य पक्ष का अध्ययन का मतलब है जीवन, जीवन का, जीवन जागृति का अध्ययन कराएंगे, है ना। जीवन का और जीवन जागृति का अध्ययन कराएंगे। रासायनिक भौतिक रचना विरचना का अध्ययन कराएंगे, ये हो गया विज्ञान पक्ष। मानव के लिए रचना विरचना में पूरकता, पूरकता क्यों, चलो भाई बताओ, पूरकता क्यों, शब्द का क्यों इस्तेमाल किया। मानव पूरक होगा, कल बताया था संबंध से रिलेटेड, बताओ। मानव के लिए रचना विरचना में पूरकता, एक एक शब्द को, है ना, जरा ध्यान से पढ़िए, एक एक शब्द, है ना, एकदम ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जैसा लिखा है बाबा जी ने। बताइए, उपयोगिता, पूरकता क्या होती है, संबंध निर्वाह क्या होता है, प्रकृति के साथ क्या संबंध है। किसको याद है कल क्या बताया था। अपने से अधिक विकसित के लिए उपयोगी, अपने से कम विकसित के लिए पूरक। तो रचना विरचनाएं कहाँ देखने मिल रही हैं, अपने से कम विकसित में, है ना। जीवन जो है सर्वाधिक विकसित इकाई है ना। और जो भौतिक रासायनिक संसार है, जो कोशिकाएं हैं, इनसे जो रचना विरचना यहाँ पर देखने को मिलती है। तो मानव के लिए रचना विरचना में पूरकता तथा मानव इस संसार के लिए कैसे पूरक, कैसे उपयोगी होगा, यह सब अध्ययन कराएंगे। इसके साथ ही विकल्पात्मक दर्शन शास्त्र में क्रिया पक्ष का अध्ययन कराएंगे। क्रिया पक्ष का अर्थ है मानव की समझदारी के लिए दर्शन है, समझदारी का प्रमाण होना चाहिए। समझदारी के साथ हम अपने पहचान को बनाते हैं, तब सह अस्तित्व ही पहचान में आता है। मूल्यों का निर्वाह करना ही बनता है, और मूल्यांकन में उभय तृप्ति ही स्वाभाविक रूप में बनता है। व्यवस्था सह अस्तित्व में एक शाश्वत सत्य है। शाश्वत सत्य किस अर्थ में है, कह रहे हैं अस्तित्व में हर एक अपने त्व सहित व्यवस्था है। जैसे बेल का झाड़, उसमें बेलत्व समाया रहता है। त्व सहित व्यवस्था, व्यवस्था का मतलब है अनुषंगीयता। पीपल का झाड़, है ना, याद है आपको, पदार्थावस्था कौन से अनुषंगी है, प्राणावस्था कौन से अनुषंगी है, नाम बताइए, चलिए क्लास नाम बताइए। पदार्थावस्था कौन से अनुषंगी वर्ड है, प्राणावस्था का बताइए, जीवावस्था का बताइए, और ज्ञानावस्था का बताइए। अनुषंगिता क्या होती, जन्मवाद की क्लास ही यहां से शुरू हुई थी, यही समझाया था पहले 2-4 क्लासेस में। तो बताइए, जल्दी बताइए भाई। पदार्थावस्था किसके अनुषंगी है, हाँ बीज, हाँ, और बताइए पदार्थावस्था का बताइए। अनुषंगिता का अर्थ बताइए, अनुषंगिता का क्या अर्थ है। लेट अस सी कितने लोगों को याद है। श्रवण के साथ स्मरण, हाँ परेश भाई बोलिए। अनुसंगीता का अर्थ है एक दूसरे से जुड़ने की कड़ी।
ऐसा? अच्छा, और लोग बताएं अनुषंगिता का अर्थ आप क्या समझ? पदार्थ का अस्तित्व धर्म है, ठीक है ना? परिणामानुषंगिता, बीजानुषंगिता, वंशानुसंगिता और ज्ञानावस्था किस चीज के अनुषंगी है? अनुषंगिता का क्या अर्थ है? यदि जिसके अकॉर्डिंग उसका आचरण होता है। आचरण निश्चित हो जाता है, निश्चित आचरण का प्रकटन, है ना? उसको जोड़े रखिए शब्द को। ठीक, बहुत बढ़िया। मैंने अभी क्या पूछा? हाँ, आपने बता दिया, अनुषंगिता मतलब निश्चित आचरण जिसके फलस्वरूप वो प्रकट करता है ना? तो पदार्थावस्था किस हिसाब से परिणामानुषंगी है? तो उसमें जो अंशों की संख्या के आधार पर वो एक निश्चित आचरण को प्रकट करता है, इसे ही त्व सहित व्यवस्था कहा है। उसमें उसका त्व है ना? इसी प्रकार बीजानुषंगीयता, इसी प्रकार वंशानुषंगीयता, वो अपने आचरण को अपने वंश के अनुसार प्रकट कर देते हैं। और मानव क्या है? संस्कारानुषंगीयता। संस्कार क्या है? मानवीय प्रवृत्तियों में परिमार्जन ही संस्कार है। तो जब हम असंग्रह, स्नेह, विद्या, सरलता, अभय, जब इसमें हमारा शिफ्टिंग होगा, इसके फल स्वरूप ही हम त्वा को अर्थात व्यवस्था को प्रमाणित कर पाएंगे। स्वयं में व्यवस्था और समस्त व्यवस्था में, समग्र व्यवस्था में भागीदारी कर पाएंगे। उसकी पहली जगह है स्वायत्त मानव के रूप में तैयार हो जाना। स्वायत्त मानव का अर्थ है सर्वतोमुखी समाधान संपन्न हो जाना। ये कैसे होगा? शिक्षा संस्कार के फलस्वरूप होगा। शिक्षा संस्कार का मूल प्रयोजन, मूल कार्यक्रम कितना है, उसका लक्ष्य क्या है? तो ऐसा ही स्वायत्त मानव तैयार कर देना। स्वायत्त मानव के क्या गुण होते हैं? स्वयं में विश्वास, श्रेष्ठता का सम्मान, प्रतिभा और व्यक्तित्व में संतुलन, व्यवसाय में स्वावलंबी और व्यवहार में सामाजिक। ये शिक्षा का लक्ष्य है। ठीक, ये याद रखिएगा। रासायनिक, भौतिक, ठीक है। तो पूरकता, उपयोगिता समझ में आ रही है, संबंध समझ में आ रहे हैं। समझदारी के साथ हम, अच्छा, पीपल पे आ गए थे। जैसे बेल का झाड़, उसमें बेलत्व समाया रहता है। पीपल का झाड़ अपना आचरण बनाए रखता है। पीपल के पेड़ में पीपल के फल और पीपल के बीज होंगे, उसी के गुण धर्म होंगे, यही उसका आचरण है। इसी तरह पूरा वनस्पति संसार, जीव संसार का आचरण निश्चित है और ये अपने अपने आचरण में प्रकाशित हैं, है ना? स्वयं स्फूर्त विधि से प्रकट हैं, है ना? इसे ही कहते हैं त्व सहित व्यवस्था। मानव का आचरण अभी तक निश्चित नहीं हो पाया, क्योंकि मानव अभी तक व्यवस्था में जी नहीं पाया। अभी तक हम व्यवस्था नहीं पाए हैं, है ना? ये हमारे समाज शास्त्र, ये हमारा जो व्यवहार शास्त्र जो अभी प्रचलित है ना, उससे कनेक्ट होता है। और जब तक हम इन सभी बातों को सच में, मतलब सारे उसमें देख नहीं पाते ना कि अभी तक मानव इतिहास में क्या क्या प्रयास हुए हैं, तब तक, है ना, हम एक्चुअली ये प्रश्न हमारे बनते ही नहीं कि कैसे होगा, है ना? तो इन प्रश्नों को बनाने के लिए वो भी एक समझ आवश्यक है कि अभी तक हुआ क्या है मानव जाति में और हम पहुंचे कहाँ तक हैं। इसलिए समीक्षित हो जाने के फलस्वरूप ही आगे गति होती है। बहुत सारे पॉइंट्स पर हम अभी समीक्षित नहीं है, ऐसा मैं अपने आप के लिए कह रही हूँ। मैं इसके वजह से काफी सारी चीजों में स्टडी कर रही हूँ आजकल, है ना? और पता चलता है, हिल जाते हैं जब वो सब पढ़ते हैं, जा करके समझते हैं जा करके। ठीक, तो अभी तक हम व्यवस्था में नहीं जी पाए, ऐसा कह रहे हैं, है ना? अभी तक व्यवस्था नहीं पाए हैं, किंतु व्यवस्था की जरूरत है, यहाँ पर आ गए हैं। व्यवस्था पाने के लिए हमको अपने त्व सहित व्यवस्था में जीना पड़ेगा। स्वत्व क्या है? स्व स्थिति रूप में और त्व गति रूप में स्पष्ट है। स्वत्व मानवीयता पूर्ण आचरण, मानवीयता में मूल्य, चरित्र और नैतिकता है। मूल्य का प्रमाण है संबंध, संबंध अर्थात उपयोगिता पूरकता। उपयोगिता पूरकता के फलस्वरूप ही क्या होता है? उभय तृप्ति। मूल्य, मूल्यांकन का अर्थ है श्रेष्ठता को पहचान लेना। श्रेष्ठता को पहचानते हैं तो सम्मान करना बनता ही है। सम्मान का अर्थ ही है मूल्यांकन, जो परिवार में होना ही है ना? हम एक बाबा जी व्यवहारात्मक धनवाद में कहते हैं, भ्रमित स्थिति में भी प्रत्येक परिवार में एक दूसरे की नस जाल को पहचाने रहते हैं, है ना? नस जाल मतलब कहते हैं ना, रग रग से वाकिफ हूं मैं तुम्हारी, ऐसा बनना बोलते ही है ना? तो ये सब कहाँ? परिवार, पहली जगह परिवार ही है
है ना। उभय तृप्ति से कम में कोई परिवार है ही नहीं, उससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। यही मानवत्व है। यह घटित होने के लिए स्वयं स्फूर्त विधि से आदमी मूल्यों में जिएगा। व्यवस्था में जीने से चरित्र की बात आएगी, है ना। चरित्र कहाँ आएगा? तो समाज में आएगा, परिवारों की परस्परता में आएगा, व्यवस्था में आएगा, है ना। इसलिए देखो चरित्र कैसे जोड़ा। चरित्र को स्वधन, स्वनारी, स्वपुरुष, दयापूर्ण कार्य व्यवहार के रूप में पहचाना गया है। नैतिकता अर्थात तन मन धन रूपी अर्थ का सदुपयोग और सुरक्षा से अभयता बनती है। इस प्रकार से मानवीयतापूर्ण आचरण है। इसमें बहुत अच्छे ढंग से मानव आश्वस्तता पूर्वक जी सकता है ना, आश्वस्त रहेगा। इसके बाद आती है मानव की परिभाषा। मनाकार को साकार करने वाले को मानव कहते हैं। अर्थात मानव के मन में जो भी आता है, यथा यंत्र बनाना, घर बनाना, उसको साकार करने वाला तथा मन स्वस्थता का आशावादी। मन जो है ना स्वस्थ हो जाए। जानते हैं स्वस्थ का क्या अर्थ है? आत्मा के अनुरूप बुद्धि, बुद्धि के अनुरूप चित्त, चित्त के ऐसे चित्त के अनुरूप वृत्ति और ऐसे वृत्ति के अनुरूप मन हो जाए, इसका नाम है मन स्वस्थता, है ना। मन स्वस्थता का आशावादी अर्थात सुख की आशा में ही हर मानव जीता रहता है। मानव सुख धर्मी है ना। इस तरह से मूल्य, नैतिकता, चरित्र का स्वरूप समझ में आता है। परिभाषा के अनुसार जहां तक मनाकार को साकार करने वाली बात है, उसको मानव पा गया है। मनाकार को साकार करने वाली बात दो विधा में होता है। एक सामान्य आकांक्षा मतलब आवास, आहार, अलंकार, इसमें सब वैरायटी मनुष्य ट्राई करके देख चुका है, ज्यादा कुछ बढ़िया बना नहीं पा रहा है, कर नहीं पा रहा है ना। और दूसरा है महत्वाकांक्षा, दूर श्रवण, दूरदर्शन और दूरगमन। इसमें बहुत सारे शोध होने की अभी भी आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ से हम लोगों ने बहुत सारा पोल्यूशन वगैरह कर लिया है। यहाँ ठीक जगह पे मुझे लगता है अभी तो नहीं, इसमें बहुत सारा शोध होगा। आवास, आहार, अलंकार के मामले में मुझे लगता है कि हमसे ठीक पहले की पीढ़ी वाले तक काफी काम कर लिया। हम लोगों ने जो काम किया है वो शोषण संग्रह मानसिकता के फलस्वरूप उसको डैमेज करने का काम किया है। तो मुझे लगता है एक पिछली पीढ़ी से हमको वो वाली नॉलेज को और जो इसके बाद उसमें अग्रिम शोध है उसको करना हमें लगता है होगा। ये बीच वाला तो सब बहुत कचमच लगता है, मुझे लगता है ना। जहां तक आचरण की बात है वह कहीं नहीं मिलता, ना तो शिक्षा में ना संविधान में मिलता है ना। एक सटीक मानवीय आचरण क्या हो इस बात की जानकारी मिलती नहीं है, ना तो शिक्षा में और ना ही संविधान में। संविधान में मानवीयतापूर्ण आचरण को मूल्यांकित करने की कोई व्यवस्था नहीं है। शक्ति केंद्रित किसी भी संविधान में मानवीयतापूर्ण आचरण को प्रमाणित करने का प्रावधान होता ही नहीं है, क्योंकि यह मानवीय संविधान होता ही नहीं है। शक्ति केंद्रित शासन के फलस्वरूप क्या होगा, है ना, भय प्रलोभन के हिसाब से गाइडेंस होता है, गाइडेंस होता है, दंड होता है, जो बोलिए आप। इसलिए इसमें मानवीय आचरण हो ही नहीं सकता। मानवीयतापूर्ण आचरण को कोई प्रमाणित नहीं कर पाए, ऐसा मूल्यांकित करने का साहस जुटा नहीं पाए, ऐसे समझदारी को जोड़ नहीं पाए। इन कमियों को पूरा किए बिना मानव सुख से जी नहीं पाएगा और लड़ाई झगड़ा करता ही रहेगा। ध्यान दीजिए, छिद्रान्वेषण नहीं सत्यान्वेषण चल रहा है। सत्य के प्रस्ताव के साथ ध्यान दिलाया जा रहा है कि देखो ये बात पूरी नहीं, ये बात पूरी नहीं, ये बात पूरी नहीं है। इन कमियों को भरने की जगह, है ना, बाबा जी अपने दर्शन के माध्यम से आपको उस जगह पर खड़ा करते हैं, व्यवस्था का प्रस्ताव देते हैं। चलिए, है ना, कमियों को पूरा करते हैं, छिद्रों को भरते हैं। इस कचड़े से छूटने के लिए समझदारी ही एक उपाय है। देखिए प्रस्ताव आ गया। इसके लिए शिक्षा का मानवीकरण करना अति आवश्यक है। शिक्षा में विज्ञान के साथ चैतन्य प्रकृति का, दर्शन के साथ क्रिया पक्ष का, मनोविज्ञान के साथ संस्कार पक्ष का, भूगोल और इतिहास में मानव तथा मानवीयता का समावेश करेंगे, है ना। ये गाइडेंस दे रहे हैं टीचर्स को। इस ढंग से शिक्षा में मानवीयता के समावेश होने से मानव की प्रवृत्ति सहज रूप से व्यवस्था में जीने की, अपने को प्रमाणित करने की होगी। अपने पहचान के साथ समाधान, समृद्धि, अभय, सह अस्तित्व। अपनी पहचान मतलब मैं क्या हूं, है ना, क्यों हूं, है ना, और मुझे कैसे रहना है। रहने वाले स्थान पर, होने वाले स्थान का तो खूब अध्ययन कर लिया, है ना, एवोल्यूशन वगैरह का बड़ा साइंटिस्ट अध्ययन कर चुके, लेकिन रहना कैसे है इस जगह पर, ये पहचान होती है। तो इसको बोल रहे हैं स्वयं में विश्वास, है ना। स्वयं में विश्वास ही व्यवस्था में विश्वास है।
इसके फलस्वरूप हम मानव लक्ष्य या प्रयोजन तक, है ना, नियति सहज जो प्रयोजन है वहां तक पहुंच जाएंगे, है ना। इसमें जीने के अवसर, आवश्यकता, सफलता के स्थान पर हम पहुंच जाएंगे। इसलिए शिक्षा संस्कार मानवीयता के साथ ही पूर्ण होता है, दूसरी विधि से नहीं होता। अभी हम जिन संस्कारों की बात करते हैं वे हमारी प्रचलित मान्यताओं पर आधारित हैं, उनमें सार्वभौमता नहीं है। ध्यान दीजिए, शब्द की शिफ्टिंग करा रहे हैं यहाँ पर बाबा जी। कह रहे हैं अभी जो आप संस्कार शब्द का इस्तेमाल करते हैं वो हमारी किसी प्रचलित मान्यता पर आधारित है। उदाहरण के लिए कल हमने पढ़ा था कि अभी हम जो सम्मान करना या सम्मान देना इस तरीके की बातें करते हैं ना, किसी के पैर छू लो, वो बड़ा है, वो बूढ़ा है, किसी भी आधार पर, है ना, बल के आधार पर, बुद्धि के आधार पर, आयु के आधार पर, ऐसा लिखा था कल बाबा जी ने, इसमें आया था। अभी तो हम इस तरीके की कुछ बातें करते हैं। ये सब बातें जो हैं प्रचलित मान्यताओं पर आधारित हैं, उनमें सार्वभौमता नहीं है ना, वो मानव को सहज स्वीकार भी नहीं होता है। तीसरा बिंदु है सत्य। सत्य क्या है? अस्तित्व, सह अस्तित्व। अस्तित्व सह अस्तित्व के रूप में समझ में आना ही सह अस्तित्व है। क्रिया जो है बिना व्यापक में ऊर्जित हुए नहीं है। ये सब बातें समझ में आती हैं तात्विकता के रूप में। सत्य समझ में आने के बाद व्यवस्था समझ में आती है ना। सत्य क्या है? तो मानव जो है वो न्याय में, विश्वास में, प्रेम में, इन सभी जगहों पर बिल्कुल स्थिर, संतुलित, है ना, खुश, एकदम बढ़िया, है ना, अपने धर्म में स्थित प्रतीत होता है। ये सत्य है। सत्य समझ में आने के बाद व्यवस्था समझ में आती है। अस्तित्व को, हाँ जानकी दी, जानकी दी कुछ पूछना चाहते हैं? गलती से, हाँ नहीं शायद, दीदी, गलती से हो गया। अच्छा गलती से होगा, कोई बात नहीं, ठीक है। यह अस्तित्व को सत्ता में संपृक्त, संपृक्त मतलब डूबा भीगा घिरा, है ना। और डूबा भीगा घिरा सिर्फ इतनी कल्पना कर लेने से मतलब ये थोड़ी कि अध्ययन हो गया। ये कैसे सभी इकाइयां एक दूसरे से एक सूत्रित हैं, इसको समझना, है ना, इसको कह रहे हैं अध्ययन करना। मानवेतर प्रकृति और मानव एक दूसरे के पूरक हैं। इस विधि से जीने की कला को विकसित कर लेने पर मानवीय व्यवस्था ही होती है। यह समझ लेने के बाद हम न्याय में ही जिएंगे, व्यवस्था में ही जिएंगे, परिवार में, व्यवहार में प्रामाणिकता को ही प्रमाणित करेंगे। अन्यथा शक्ति केंद्रित शासन कुछ भी नहीं करेंगे। इस ढंग से आश्वस्त, विश्वस्त, समृद्धि, सहज स्थिति में पहुंचते हैं। वैभव देखिए मानव का क्या है। अभी हमें विज्ञान यह कहकर पढ़ाया जाता है कि जो भी व्यवस्था है, जो भी है, अव्यवस्था है, अनिश्चित है ना। ये भी बड़ी जबरदस्त बात है। ये साइंस की थियोरीज को एक्सप्लोर करना बहुत इंटरेस्टिंग है कि कैसे सभी चीजें अव्यवस्था है, अनिश्चित है। इसको क्या बढ़िया डॉक्यूमेंट्रीज, क्या बढ़िया वीडियोस, क्या क्या चीजें हैं। जब आप इनको देखते समझते हैं तो आपको लगता है क्या बात है, मतलब ये हम पढ़ रहे हैं, हमको आइडिया ही नहीं रहता, जैसे मुझे आइडिया नहीं रहता था, है ना, कि हम एक अव्यवस्था को पढ़ रहे हैं। जब इसको देखा हमने कहा अरे ये व्यवस्था है, अंदर से भी एक ऐसे ही भास बनता था कि यही व्यवस्था है। तब जाके स्पष्ट हुआ कि अभी तक तो हम अव्यवस्था का अध्ययन कर रहे हैं, है ना। इसे पढ़ने के फलस्वरूप हर विद्यार्थी अपने को अव्यवस्था में होना स्वीकार लेते हैं। हाँ यही बात है बाबा जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। फलस्वरूप अव्यवस्था को फैलाने में भागीदारी करता है। इसका उदाहरण ये पूरी धरती बीमार है। इस धरती में ताप बढ़ रहा है, कारण क्या है? धरती के अंदर से खनिज, कोयला, तेल निकालने से ताप बढ़ रहा है। कैसे बढ़ गई, क्यों बढ़ गई, ये वो भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, मतलब वैज्ञानिक भी जानते हैं जो निकाल रहे हैं, और हम भी जानते हैं। कोयला और तेल ही ऐसे पदार्थ हैं जो ताप को अपने में हजम करते हैं। धरती में ताप को हजम करने वाले पदार्थ को निकाल लिया तो धरती का ताप बढ़ना ही है ना। देखिए इसी को कह रहे हैं श्रम का मूल्यांकन नहीं किया, है ना। धरती की प्रत्येक इकाई ने जो श्रम किया है 4.5 अरब वर्ष में, उसका हमने सम्मान नहीं किया, मतलब सटीक मूल्यांकन नहीं किया। ठीक, हमने उसको निकाल लिया।
ताप बढ़ने से क्या हुआ? तो समुद्र का जल स्तर बढ़ने लगा। पानी का सतह कितना बढ़ सकता है? तो हम जहाँ बैठे हैं वहां से 200-300 फीट ऊंचा पानी हो सकता है। हमारी हाइट जानते हैं, 5-5.5 फीट की हाइट है, और कितना कह रहे हैं? 200-300 फीट ऊंचा पानी हो सकता है। कुछ पर्वतों की चोटियां बचती हैं, इस ढंग से हम फंस गए। इसको ठीक करने के लिए सब बड़े बड़े देश मिलकर आह्वान करते हैं, आओ सब मिलकर ठीक करें। और शुरुआत किसने किया? यह इतिहास स्पष्ट करता है। थोड़ा इतिहास को पढ़ लिया जाएगा किसी दिन। बिना समझे ईंधन के लिए कोयला और तेल पदार्थ का उपयोग किया। दिस इज ऑयल बेस्ड इकोनॉमी इसको बोलते हैं, जिसमें अभी हम जी रहे हैं। यह धरती के साथ जाती है ना, गलत बात है, अन्याय है ना। और इसकी भरपाई आगे होगी कि नहीं, इस जाति के रुकने के बाद ही इसका परीक्षण होगा। बाबा जी कह रहे हैं, अब भैया जो कोयला निकाल लिया है, पेट्रोल निकाल लिया और निकाल के उसको कंज्यूम कर लिया है, कंज्यूम करने के फलस्वरूप हवा में आपने उसको उत्सर्जित कर लिया है। अब ये सब का भरपाई होगा कि नहीं, ये तो तभी पता लगेगा जब अभी आप पहले इसको रोकोगे, है ना। रोकने के बाद जब एकदम बंद हो गया, फिर देखेंगे अभी हो क्या रहा है, अब उसको भरे कैसे, क्योंकि वहां तो सब गड्ढे करके छोड़ा है हम लोग, कैसे भरा जाएगा, तो उसके बाद ही देखेंगे यह कैसे रुकेगा। इसके बारे में आगे बात करेंगे। धरती पर मानव अधिक व कम तापमान में भी जीना प्रमाणित है। यह अंतर नापना भी संभव हो गया है। इतने तापमान अंतर में रहने वाले आदमियों के शरीर का तापमान एक ही रहता है ना। कितनी सुंदर बात कह रहे हैं, बता रहे हैं। देखो, मानव में, जो मानव का शरीर है, उसमें एक संतुलन के रूप में संतुलन बिंदु रहता है। क्या बिंदु रहता है? 37-37.5 डिग्री ऐसा कुछ नाप के बताते हैं कि चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी, मानव का जो शरीर का तापमान है, स्वस्थ मानव के, है ना, वो एक अपने तापमान को बनाए रखता है ना। ज्यादा ठंडे हो गए, ज्यादा गर्म हो गए तो जी नहीं पाएंगे, है ना। तो एक अपने अपने भीतर में ही एक ये प्रक्रिया होती रहती है। ऐसा क्यों? बाहर के ताप अधिक और कम होने से भी शरीर के ताप को संतुलित बनाए रखने के लिए शरीर में वह सब द्रव्य हैं मतलब पदार्थ हैं। इसी प्रकार धरती के ताप को भी संतुलित बनाए रखने के लिए धरती के अंदर खनिज, कोयला और तेल पदार्थ हैं। क्या बात है ना। तो जैसे शरीर की हमारे एक ताप संतुलन की प्रक्रिया है, क्यों है? क्योंकि हमारे पास वो सारे मिनरल्स वगैरह सब उपलब्ध रहते हैं, है ना। और धरती की भी ताप प्रक्रिया बिल्कुल ऐसी ही है, उसके पास भी ये सारे पदार्थ थे, अब हमने वो पदार्थ निकाल लिए हैं। तो कह रहे हैं, तो अब मुद्दा ये है कि खनिज, कोयला और तेल को निकाले जाने से रोका कैसे जाए। एक उपाय है, हमारी धरती पर इतनी नदियां बहती हैं जिनके प्रवाह शक्ति से धरती पर जितनी बिजली की आवश्यकता है उससे 50 गुनी बिजली उपलब्ध हो सकती है। देखिए, आवश्यकता से अधिक का प्रावधान रखा है। इसके लिए प्रवाह बल से बिजली पैदा करने वाले संयंत्र को बनाने की आवश्यकता है। क्लियर गाइडलाइन। दूसरे कुछ यंत्र ऐसे हैं जो तेल से ही चलेंगे। आपको पता है कौन से यंत्र कहाँ बनेंगे? बाबा जी ने 10 सोपानी के परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था में ये भी एक एक जगह बताया कि ये इस स्तर पर बनेगा, है ना, ये इस स्तर पर बनेगा। इतनी तह तक की एक डिटेलिंग की है बाबा जी ने। फिर कह रहे हैं कि दूसरे कुछ यंत्र ऐसे हैं जो तेल से ही चलेंगे। ऐसे यंत्रों के लिए वनस्पति तेल से चलने वाले इंजन बनाने होंगे। इसको भी देखिए, आप इंटरनेट पर सर्च करिए, आपको ये भी मिल जाएगा कि वनस्पति तेल से बड़ी आसानी से बहुत सारे इंजन चलते ही हैं। इसके लिए धरती पर तैलीय वनस्पति होती है। तैलीय वनस्पतियों के नाम बताइए, चलिए बताइए कौन कौन सी वनस्पतियां ऐसी हैं जिनसे तेल निकलता है। देखें आपका कॉमन जनरल नॉलेज, कौन कौन सी वनस्पतियां ऐसी हैं जिनसे तेल निकलता है? कितने लोगों ने कभी तेल खाया पिया है? बताइए केतन भाई। एक हाँ, जत्रोफा वो है, वो इसके लिए यूज जेट्रोफा, होता है करेक्ट, पेट्रोलियम के ऑप्शन में। बिल्कुल। बाकी तो जो सिंग तेल है या मूंगफली का तेल, तिल का तेल, हम्म सरसों का, वो सब तेल है, लेकिन जत्रोफा मुझे मालूम है। जेट्रोफा से बिल्कुल आसान, इसको डीजल बोलते हैं ना, डीजल, हम्म। बायोडीजल बोलते हैं। हाँ, सुधा दीदी जी बताइए। एक जो विटीवर ग्रास है जिसको हम खसकी घास बोलते हैं, उसमें से तो एविएशन फ्यूल तक निकल सकता है, और वो भी एक तेल देने वाली चीज है, लेकिन अभी उसका ज्यादा प्रचलन नहीं हुआ है। ओह, इज इट? क्या बात है भाई, बढ़िया। तो इसके बारे में अगर कोई आर्टिकल वगैरह हो तो दीदी ग्रुप में जरूर शेयर करिएगा, है ना। ग्रास से निकल सकता इसके है बारे तेल? में बहुत डिटेल्ड चर्चा, मतलब इंटरव्यूज हैं,
वो मैं जरा शेयर कर दूंगी। हाँ, थैंक्स अ और लॉट। विटीवर से सिर्फ तेल नहीं, उसमें ये कहते हैं कि बहुत बड़ी मात्रा में पृथ्वी पे लगा दिया जाए खाली जमीनों पे, तो इवन ग्लोबल वार्मिंग को रिवर्स करने की अगर किसी में ताकत है तो वो इस ग्रास में है। ओह माय गॉड, क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट, है ना। ये तो मेरे ध्यान में ही नहीं था, है ना। पर सामान्य रूप से भी मैंने देखा है पहले भी, है ना। एरंड होती है ना, कैस्टर ऑयल से दिए वगैरह जलाना, कैस्टर ऑयल से, ये कैस्टर ऑयल इज ऑल्सो अ फ्यूल। नारियल के तेल से तो मैंने कहीं सुना लोग ऑटो वोटो चलाते हैं नारियल तेल डाल के, है ना। तो ये भी हमने तो सुना है ना। मितेश भाई आप बताइए जी। मैं रिन्यूएबल एनर्जी में ही हाइड्रो बिजनेस में जॉब कर रहा हूँ। हम्म, तो मैं डेटा के साथ बात करता हूँ आपके साथ कि इंडिया में कितना पोटेंशियल है। स्वागत है, बताइए। हो हमारे सके पास तो आपका वीडियो ऑन कर लीजिए मितेश भाई। नहीं, वो कंडीशन में नहीं हूँ अभी। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ, मैं ट्रैवलिंग करके आया शिविर करके। तो अच्छा, आपका पूरा हो गया, बढ़िया। हाँ, तो क्या है कि इंडिया में अभी जो हम लोग हाइड्रो बिजनेस जो अवेलेबल है उसमें जो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो टोटल हमारा जो पोटेंशियल है उसमें से ओनली हमने 15% ही यूज किया अभी तक। अच्छा। हाँ, और उसका रिवर्स बात करता हूँ क्योंकि मैं ग्लोबली भी काम कर रहा हूँ अभी। हम्म, तो फ्रांस जो है वहां पे वो लोगों ने मोर देन 85 पोटेंशियल को यूज किया है। ओके, अभी क्या कर रहा है कि ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी डिमांड की वजह से वो लोग क्या कर रहे हैं कि उसको समझ में आ गया कि नया बनाने के लिए जाएंगे तो वापस हम लोग लैंड और पर्वत जो है माउंटेन उसको डिस्टर्ब करेंगे। तो वो लोग ने वो किया कि जो एग्जिस्टिंग हाइड्रो पावर प्लांट है उसको कैपेसिटी कैसे इंक्रीज किया जाए। वो समझ रहे हो? जी जैसे भाई, मैं अभी बाकी सब भी समझ रहे हैं तो तजिकिस्तान, आपका अनुमोदन करिए। हाँ। हाँ, मैं अभी तजिकिस्तान जाके आया तो वहां पे पहले 70 इयर्स पहले बना था हाइड्रो पावर प्लांट 21 मेगावाट। और अभी उसको इंक्रीज कर रहे, वही वही पावर प्लांट को इंक्रीज कर रहे हैं मेगावाट, वो 30 मेगावाट लेके जा रहे हैं वो लोग। अच्छा। ओके, तो उसके लेवल पे ज्यादा काम कर रहे हैं। अभी मैं तेहरी जो हमारा उत्तराखंड है तेहरी, हम्म, वो एक पावर प्लांट बन रहा है। अच्छा। तो वो इंडिया का फर्स्ट हाइड्रो पावर प्लांट है जहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो वाटर एक बार पावर प्लांट से निकल जाता है उसका बाद रीयूज नहीं होता है, वो फ्लोट हाँ होकर चला जाता है। हाँ। लेकिन अब लोग हम ये टेक्नोलॉजी नया इन्वेंशन किया है हम्म कि वो जब पानी नीचे आ जाता है और सप्लाई डिमांड कम होती है हम्म मार्केट में, मतलब इलेक्ट्रिसिटी की, तो क्या करते हैं कि वो जो पंप है ना उसको पंप बनाया जाता है और वाटर को वापस ऊपर लेके जाते हैं वही इलेक्ट्रिसिटी से। क्या बात है। हाँ, तो वो इंडिया का फर्स्ट पावर प्लांट बना है तेहरी। और दूसरी बात ये बताऊं कि अभी गवर्नमेंट भी बहुत सपोर्ट करे। मैं फर्स्ट टाइम मैं जब वहां साइट पे गया था हम्म तो एक बंदा वहां पे काम कर रहा था, तो वो मेरे को पूछा कि आप कहाँ से हो, तो मैंने बताया कि मैं जी कंपनी, हमने ये सब कुछ मैन्युफैक्चरिंग किया है। हम्म तो मैंने भी पूछा कि आप कौन है, तो बोला कि मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से आया हूँ, यहाँ पे एवरी जो आपने प्लानिंग सबमिट किया है उसके हिसाब से हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो चेक कर रहा हूँ। सुबनसिरी साइट है वहां पे साइट मैनेजर 3 शिफ्ट में काम कर रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से। अच्छा। हाँ, तो गवर्नमेंट की साइड पे भी बहुत सारा काम हो रहा है। और जैसे मैंने अभी सब जगह पे वो चल रहा है गवर्नमेंट की पंप के रूप में कैसे यूज किया जाए और वाटर को नंबर ऑफ टाइम कैसे यूज किया जाए, ऐसा है। तो सही बहुत है सारा भाई, काम हो रहा है। बढ़िया। आपका इनपुट तो बहुत ही जोरदार है ना भैया। कुछ इसके भी कुछ वीडियो या कुछ डेटा हो ना तो जनवाद ग्रुप में शेयर करिएगा, है ना। डेफिनेटली। हाँ, लोग है ना, थोड़ा सा हम लोग एक रेफरेंस के साथ बात करें, थोड़ा कुछ हमें देखने मिले तो हमारे भी ध्यान में वो बना रहेगा, है ना। तो ये तो बहुत बढ़िया बात है कि काफी बड़े स्तर पर इसका मतलब प्रयास हो रहे हैं ना, सभी प्रयास कर रहे हैं। हम लोग जो है न्याय धर्म सत्य वाले पक्ष को ठीक से समझ करके, मुझे तो लगता है हम लोग लीडर्स के रूप में तैयार होंगे ना। वो वाला जो पक्ष है वो खाली हो, जिन लोगों का खाली उसको थोड़ा समझा समझा के भर देंगे। बाकी लोग तो एक ही दिशा में ही कंक्लूड हो रहे हैं, अगर आप देखेंगे, करेक्ट है ना। करेक्ट करेक्ट। हाँ, चलिए। मेरे को अभी ये सब कुछ करने के बाद मेरे को प्राउड हो रहा है कि मैं ऐसी जगह पे काम कर रहा हूँ जहाँ पे आ,
मतलब जो हमारा अस्तित्व जो है उसको उसको भी भागीदारी में काम कर रहा हूँ, और नॉट ओनली इंडिया फॉर ग्लोबली भी काम कर रहा हूँ। तो मेरे को ये समझने के बाद बहुत सेटिस्फेक्शन हो रहा है, मेरे को सुख मिल रहा है। हमको भी प्राउड हो रहा है है ना, बढ़िया है ना Thank भैया, you. ये अच्छी बात है। हम भागीदारी कर पाते तो देखिए भागीदारी की खुशी आप देख पा रहे हैं। हम भागीदारी होते हैं तो भागीदारी करके खुश होते हैं, प्रतिफल तो जो होता है सो होता है, इसको छोड़ दीजिए, है ना। तो ये है बढ़िया। चलिए, तो मुझे लगता है आज अच्छी चर्चा हुई, आज काफी सारी लोगों ने भागीदारी करी, मैंने नई बातें सीखी आपसे, है ना, तो उसके लिए खूब खूब धन्यवाद। और बस, है ना, आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। समय से मैंने ये सोचा है बिल्कुल समय से शुरू करें, समय से खत्म करें, क्योंकि आप में से कई लोग को ऑफिस जाना होता है। ठीक, तो मिलते हैं कल सुबह ठीक 7:30 बजे, और आपका दिन शुभ हो। हरिहर नमस्ते। थैंक यू वेरी मच सभी को।